नमस्कार मित्रों, मैं ब्रजेश गांधी इंदौर पोस्ट से आपका फिर एक बार स्वागत करता हूं। आज मुझे 3 मुद्दों पे बात करनी है, 2 राष्ट्रीय और 1 अंतर्राष्ट्रीय। सबसे पहले एक राष्ट्रीय मुद्दे की बात करते हैं जो कि अभी-अभी बहुत चर्चा में है। जैसे कि आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने अभी अभी एक वर्डिक्ट दिया जिसमें शर्जील इमाम और उमर खालिद को खालिद की ज़मानत को उन लोगों ने खारिज कर दिया है। उन्होंने ये भी माना कि ये लोग प्राइमा फेसी इस दिल्ली दंगे के मास्टरमाइंड है और उन्हें ये भी सलाह दी गई कि 1 साल तक अब आगे ये लोग कोर्ट में इस तरह की कोई ज़मानत की अर्जी नहीं लगाएंगे। कभी-कभी मुझे आश्चर्य लगता है कि हमारे भारत देश की स्थापना जब 1947 में हम लोग आज़ाद हुए, उसके बाद में ये सब सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन वगैरह की स्थापनाएं हुई। उसके बाद में आज जो न्यायपालिका की जो स्थिति है उसमें अगर आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट पे कुछ चुनिंदा वकीलों का जैसे कब्जा सा हो गया है। जब चाहे, जहाँ चाहे, जैसे चाहे ये लोग अपनी अपील वहाँ पे कर देते हैं, उनके लिए एक समय निकाल लिया जाता है और वहाँ पे उनकी सुनवाई हो जाती है। आश्चर्य इस बात का है कि इस शर्जील इमाम और उमर खालिद के केस में 5-6 बार उनकी ज़मानत की अर्जी लगाई गई जो कि कोर्ट द्वारा खारिज की गई। क्या कोर्ट इसके लिए ही बैठी है? कोर्ट में हज़ारों लाखों केस पेंडिंग है। कहीं ऐसे ट्रायल के कैदी है जिनकी 20-20 साल से एक भी बार तारीखें नहीं लगी है। उनकी फ़िक्र करने वाला कोई नहीं है। बाकी एक लेफ़्ट विंग चलता है, एक टूल किट चलता है कि जिनको उमर खालिद की, शर्जील इमाम की, ये सब लोगों की बहुत चिंता हो जाती है। चलो खैर ठीक है, कोर्ट ने एक बहुत सुंदर निर्णय दिया है जो कि राष्ट्रवाद और देश की सुरक्षा के हिसाब से बहुत ही ज़रूरी था। अपन थोड़ा पीछे जाए तो जब ये मामला जब का है, जब ट्रम्प हिंदुस्तान आए थे और ट्रम्प के इधर यात्रा के दौरान दिल्ली में दंगे हुए थे जिसमें 50 से अधिक लोग मारे गए थे और 200 से अधिक लोग घायल हुए थे। ये लोग को अभी तक पिछले 5 साल से सुप्रीम कोर्ट में इतनी सुनवाई तक सुप्रीम कोर्ट ने जो नहीं बोला था वो सुप्रीम कोर्ट ने अभी आखिरी बार में बोला है कि ये लोग प्रथम दृष्टया इसमें मुजरिम लग रहे हैं या मास्टरमाइंड लग रहे हैं। जो शर्जील इमाम ये बोलता है कि हम चिकन नेट काट देंगे, जो उमर खालिद कश्मीर को आज़ाद कराने की बात करता है, ऐसे लोगों के अपने देश में सरोकार कांग्रेस जैसे लोग उनका पक्ष लेके जब चलते हैं, कपिल सिब्बल जैसे लोग उनका पक्ष कोर्ट में रखते हैं, मुझे आश्चर्य होता है कि ये लोगों में कोई राष्ट्रभाव जैसी कोई चीज़ बची है कि नहीं बची है। कांग्रेस मोदी के विरोध करते करते अब पूरे देश का विरोध करने लग गई है। ये वास्तव में एक चिंता की बात है। खैर कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा आदेश दिया है और आशा करता हूँ कि आगे भी ये सब ऐसे लोगों की ज़मानत याचिका फटाफट खारिज हो जाएगी। इस केस में जो मंधानी हैं, न्यूयॉर्क के तत्कालीन मेयर, न्यूयॉर्क का तत्कालीन मेयर, आपने कभी अहमदाबाद के मेयर या मुंबई के मेयर का कोई ऐसा बड़ा स्वरूप देखा है कि वो दूसरे देशों की अंदरूनी मामलों में दखल देता हो? तो मंधानी साहब जो कि अभी अभी नए मेयर हुए हैं, वो क्या मानसिकता के साथ आते हैं वो हम सब लोग जानते हैं बहुत अच्छे से। वो ये कहते हैं और उमर खालिद के माँ बाप को मिलते हैं, उनको एक लेटर लिख के देते हैं उनके सपोर्ट में कि भारत देश में ये गलत हो रहा है। अरे भाई तू कौन?
हमारे मोदी जी तो ट्रम्प को ही नहीं गिनते, तो आप कौन हो मानधानी साहब? तो थोड़ा सा आजकल हर जगह पे, हर देश में अपने आप खुद की बादशाहत या खुद का एक विचार स्थापित करने की होड़ सी लगी हुई है। और उसमें भी ये जो लेफ्टिस्ट है या मुस्लिमवादी तत्व है, मुझे मुस्लिम लोगों से कोई पर्सनल बैर नहीं है। बाकी हाँ, उन सब लोगों से हैं जो मेरे भारत के खिलाफ है, जो मेरे भारत के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। तो ऐसे सब लोगों को भी हमारे विदेश मंत्रालय और सब अपने अपने हिसाब से जवाब दे ही रहे हैं। बाकी उनको भी अब ये सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट से जवाब मिल गया होगा कि उनको हमारे देश की अंदरूनी मामलों में दखल देने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम आज की तारीख में दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है और हम सक्षम हैं अपने सब मसले निपटाने के लिए। तो एक बात ये हो गई। अब जब मंधानी की न्यूयॉर्क की बात निकली है, तब आगे एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की बात कर लेते हैं, अमेरिका की दादागिरी की बात कर लेते हैं। वेनेजुएला या अगर मैं बात करूं तो डोनाल्ड ट्रंप, और जो अभी अभी जो किस्से हुए हैं कि एक राष्ट्रपति को, एक देश के राष्ट्रपति को उसके घर से उठवा लिया जाता है और उनको कैदी बना के कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया जाता है और फिर ये कहा जाता है कि ये देश को हम चलाएंगे। कभी कभी हंसी आती है कि जैसे हमारे देश में जब मद्यपान हो जाता है अच्छे से, तब वो आदमी बोलता है कि अब गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। वैसे ही अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब बोल रहे हैं कि अब देश को हम चलाएंगे। इन सब लोगों की वहाँ के ऑयल रिज़र्व और वहाँ के दूसरे संसाधनों पे नज़र है। ये लोग अपनी, मैंने वही बोला, वो बादशाहत या अपनी विचारधारा को स्थापित करने की होड़ में लगे हुए हैं और अपने पैसे, अपने आर्मी के बलबूते पे ये लोग अपनी सुप्रीमसी साबित करने में लगे हुए हैं। ये हो जाने के बाद में वहाँ पे जिसने राज संभाला, राष्ट्रपति हट जाने के बाद में वहाँ पे जो सेकंड होंगे कोई लेडी है, उन्होंने वहाँ पे राष्ट्र संभाला। तो ट्रंप साहब उसको भी ये बोलते हैं कि आप भी हम जैसा बोले वैसा ही करना, अन्यथा आपका हाल भी ये राष्ट्रपति से बुरा करेंगे। ये मैंने तो आज तक ऐसी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में ऐसी भाषा का प्रयोग सुना नहीं है। उसके बाद में वो मोदी जी को सलाह देते हैं कि अगर आपने ऐसे तो आपने तेल लेना कम कर दिया है रशिया से, बाकी अगर आपने तेल लेना बंद नहीं किया तो हम और टैरिफ लगाएंगे आपके यहाँ पे और हम आपका जीना दूभर कर देंगे। अरे भाई, आप आपका देखो, हम हमारा देखेंगे, हम सक्षम हैं। बाकी टैरिफ के नाम पे आपको यहाँ पे बिजनेस के नाम पे आपके कृषि उत्पाद जो कि थर्ड क्लास है, जो कि हमारे सनातन धर्म के लायक नहीं है, उसको यहाँ पे कतई दाखिल नहीं होने देंगे और हम आपकी सुप्रीमसी कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। भारत हजारों साल से सार्वभौमिक देश है, अपना खुद का स्वाभिमान लेके चलता है और इसीलिए तो हस्ती है कि मिटती नहीं हमारी। तीसरी मुद्दे पे आते हैं। तीसरा मुद्दा मैं आपको ये बताना जा रहा हूँ कि आज मैंने एक ब्लॉग देखा नरेंद्र मोदी साहब का, जो कि मोहम्मद गजनवी के 1000 साल पूरे होने पे, सोमनाथ मंदिर के ऊपर हमला करने के 1000 साल पूरे होने पे उन्होंने ये ब्लॉग दिया है। इस ब्लॉग में उन्होंने पहले तो जो बर्बरता ये शासकों द्वारा हिंदू मंदिरों पे और अन्य जगहों पे की गई, ये मंदिरों को बार बार तोड़ा गया, मंदिरों को बार बार लूटा गया, मुझे ये सब चीज़ें अभी अभी इसलिए बहुत ताज़ा है कि मैं अभी पिछले 15 दिन पहले ही सोमनाथ मंदिर होके आया हूँ। मेरा सौभाग्य है कि मैंने वहाँ पे शिवलिंग के दर्शन किए और मुझे वो मौका मिला लाइट एंड साउंड शो देखने का वहाँ पे।
उसमें पूरा ये इतिहास वहाँ पे बताया गया है। तो वो इतिहास अभी तो मेरे दिलो दिमाग पे घूम ही रहा था, उसमें ये मोदी जी का ब्लॉग आ गया। मोदी जी इसमें कहते हैं कि 1000 साल पहले क्या बर्बरता हुई, कैसे मंदिर टूटा, क्या हुआ। फिर उसको अलग-अलग राजाओं ने अपने अलग-अलग कालों में बनाया। फिर ये मुग़ल आक्रांता आके गए, तोड़ते गए, मंदिरों को तोड़ा उन्होंने, लूटा उन्होंने, और ये क्रम चलता रहा। आज़ादी के बाद तत्कालीन गृह मंत्री और माननीय श्री सरदार पटेल साहब ने इस मंदिर का पुनरुद्धार करने का सोचा। आज ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की हिंदू विरोधी मानसिकता आज आज में उभर आई है राहुल गांधी के चलते। आप समझिए इस चीज़ को। कांग्रेस की ये मानसिकता सालों से चल रही है। 1947 में जब आज़ाद हुआ देश, और उसके बाद में जब सरदार पटेल ने ये मंदिर का पुनरुद्धार करने का सोचा, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल ने इसका विरोध करा। फिर भी ये मंदिर लोगों के और वहाँ के राजाओं के और वहाँ की सरकार के, गुजरात सरकार के तत्वाधान में बना। फिर से पुनरुद्धार हुआ उसका, और खूब सुंदर मंदिर बना। उसका जब उसका उद्घाटन था, जब शिवलिंग के को खुला प्रजा को सौंपने की बात थी, तब तो उसको ये ही बोल सकते हैं कि दुर्भाग्यवश उस समय तक सरदार पटेल साहब नहीं रहे थे। तो जो कमेटी थी उसने राष्ट्रपति को इनवाइट किया कि आप आइए और ये इसका साक्षी बनिए। तब भी जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें यहाँ पे आने के लिए रोका था। कितनी बड़ी विडंबना है ये। उन्होंने ये कह के रोका था कि हम, जब सेल्यूलर जैसा कोई शब्द हमारे संविधान में नहीं था, इन लोगों ने डालने की कोशिश की थी और आम्बेडकर साहब ने उसका विरोध भी किया था। सेक्युलर शब्द तो जब आया, जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई और उन्होंने ज़बरदस्ती ये संविधान में हमारे मत्थे पे मढ़ दिया। तो सेक्युलर बात के नाते उन्होंने ये कहा था कि इस तरह के हिंदू प्रोग्रामों में जाने से हमारे देश की छवि दूसरे देशों में खराब होएगी। अरे भैया, हम जन्मों से सनातनी हैं, हम जन्मों से हिंदू है। हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति, भले वो मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हर आदमी अंततः हिंदुइज्म का ही पालन करता है। हिंदुत्व एक लाइफस्टाइल है, हिंदुत्व कोई धर्म नहीं है। तो उस समय भी नेहरू जी ने राष्ट्रपति जी को आने से रोका था। बाकी राष्ट्रपति जी ने अपने खुद के विवेक का सम्मान करते हुए इस समारोह में भाग लिया। उन्होंने यहाँ तक कि तत्कालीन गुजरात सरकार को भी लिखा था कि मुझे ज्ञात हुआ है कि आपने इस मंदिर के निर्माण में 5 लाख रुपए दिए हैं, जो कि बहुत ही गलत मिसाल है। ये भी श्री जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। और ये सब मैं नहीं बता रहा हूँ, ये सब जवाहरलाल नेहरू के पत्र और जवाहरलाल नेहरू के पत्र आर्काइव में से जो है वो सब में लिखित में है, और कल नरेंद्र मोदी जी ने उसका उल्लेख भी किया है। तो अब अच्छी बात है कि 11 तारीख को नरेंद्र मोदी साहब गुजरात आ रहे हैं, और 1 साल तक सोमनाथ विजय यात्रा, सोमनाथ का सम्मान करके कोई उत्सव मनाने वाले हैं साल भर, और साल भर ये सब चीज़ें चलती रहेगी। तो अपने ये देखा है कि 2014 के बाद में, मोदी जी के आने के बाद में, इस विषय में बहुत काम हुआ है। हिंदू आस्था, सनातन धर्म की अपलिफ्टमेंट, और ये सब जगह जो अपने मंदिर थे, जैसे कि उज्जैन महाकाल हो गया, काशी विश्वनाथ हो गया, राम मंदिर हो गया, वो सब जगह पे बहुत बड़े बड़े तीर्थ बनाए गए। वहाँ पे लोगों का आवागमन बढ़ा है, उसके कारण से उसकी इकोनॉमी टाइम टू टाइम बूस्ट होती रही है। और अभी हम देख रहे हैं कि ये नव वर्ष के अवसर पे ऐसी सब जगह पे कितने लाखों करोड़ों लोगों ने वहाँ पे यात्रा की।
ये सब को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ये सब जो मंदिरों को बढ़ावा देना या हिंदुत्व को बढ़ावा देना या सनातनी लोगों को, सनातनी जगहों को बढ़ावा देने से भी थोड़ा बहुत हमारी इकोनॉमी में फ़र्क पड़ता है। हालाँकि आज तो हम विश्व की चौथी बड़ी इकोनॉमी तो है और नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि उसको तीसरी बड़ी बनाई जाए। तो ये भी एक मील के छोटे-छोटे पत्थर है कि जो ये जगह पे पहुँचने के लिए हमें मदद करेंगे। आशा करते हैं मोदी जी की 11 तारीख की गुजरात विज़िट के बाद में और भी जगह पे ऐसे कुछ स्थापना होएगी और हम सब लोगों को इसका लाभ मिलेगा। आज के इस अंक में बस इतना ही। आगे बात करेंगे कल या परसों में कुछ नए विषयों पे। अगर हम आपको हमारा ये कंटेंट अच्छा लगता है तो आप उसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे इसको फॉरवर्ड करें। थैंक यू।